नमस्कार, हरियाणा न्यूज का खास कार्यक्रम मुद्दा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान गंगराड़े। आगामी 21 जून को होने जा रही नीट यूजी 2026 री एग्जाम से पहले केंद्र सरकार के साथ साथ हरियाणा सरकार भी कोई जोखिम लेने के मूड में नहीं है। पूरे हरियाणा में प्रशासन हाई अलर्ट पर है। सरकार ये दावा कर रही है कि इस बार किसी भी गड़बड़ी की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी जाएगी, लेकिन इसी बीच परीक्षा को लेकर सियासत भी तेज हो गई है। राहुल गांधी देश की शिक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल उठा रहे हैं। कांग्रेस का कहना है कि पहले पेपर लीक और परीक्षा विवादों के लिए जिम्मेदार कौन है, इसका जवाब मिलना चाहिए। वहीं बीजेपी का दावा है कि सरकार पारदर्शी परीक्षा कराने के लिए प्रतिबद्ध है। तो क्या नीट पर सरकार की सख्ती छात्रों का भरोसा बढ़ाएगी या फिर विपक्ष के सवालों ने व्यवस्था को लेकर चिंता और भी बढ़ा दी है? रिपोर्ट देखिए। नीट यूजी 2026 परीक्षा को लेकर इस बार केंद्र सरकार कोई जोखिम लेने के मूड में नहीं है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने उच्च स्तरीय बैठक कर तैयारियों की समीक्षा की और अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि परीक्षा पूरी तरह निष्पक्ष, पारदर्शी और सुरक्षित तरीके से आयोजित होनी चाहिए। वहीं हरियाणा सरकार ने इस बार सुरक्षा का ऐसा घेरा तैयार किया है जो पहले कभी देखने को नहीं मिला। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के निर्देश पर प्रशासन और पुलिस पूरी तरह अलर्ट मोड पर हैं। सरकार का साफ संदेश है कि परीक्षा की निष्पक्षता और पारदर्शिता से कोई समझौता नहीं होगा। किसी भी तरीके से कोई चूक नहीं। इस बार हर पहलू पे नजर रखते हुए सरकार ने बहुत सख्त कदम ये उठाए और इस बार किसी भी तरह की कोई दुस्साहस ना करे, कोई गलत अफवाह या गलत किसी तरह का कार्य भी ना कर पाए, तो उस पर जितनी ज्यादा से ज्यादा सख्ती की आवश्यकता है या करनी चाहिए, सरकार वो कर रही है। लेकिन परीक्षा को लेकर राजनीतिक बहस भी तेज है। राजस्थान के कोटा में छात्रों से संवाद करते हुए राहुल गांधी ने शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि देश का मौजूदा एजुकेशन सिस्टम चयन से ज्यादा अस्वीकृति पर आधारित है और लाखों छात्रों को भारी दबाव का सामना करना पड़ता है। The reason I've come, I want to make absolutely crystal clear that this is not a political meeting. This is a meeting about you, about the young people who are struggling to get a future. I will not say the words BJP, Congress, politics, elections, they will not come out of my mouth this evening. This evening is about you. It is about what you're facing. हिंदुस्तान का एजुकेशन सिस्टम, सबसे पहली कमी इसकी कि हम जो हमारे बच्चों के सपने हैं उनको पूरा नहीं करते हैं। जो उनके ऑप्शंस हैं, जो वो ऑप्शंस चाहते हैं, उनकी हम रिस्पेक्ट नहीं करते। यानी एक तरफ सरकार सुरक्षा और पारदर्शिता के दावे कर रही है, तो दूसरी तरफ विपक्ष पूरे परीक्षा तंत्र की जवाबदेही पर सवाल उठा रहा है। ऐसे में 21 जून को होने वाली नीट यूजी परीक्षा सिर्फ एक प्रवेश परीक्षा नहीं, बल्कि सरकार की परीक्षा भी बन गई है। करोड़ों छात्रों की उम्मीदें इससे जुड़ी हैं। ऐसे में देखना होगा कि क्या इस बार नीट परीक्षा पूरी तरह विवादों से मुक्त रह पाएगी और क्या छात्र छात्राओं का भरोसा परीक्षा व्यवस्था पर पहले से ज्यादा मजबूत होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। सुरक्षा के कड़े दावों के बीच में सरकार की कैसी तैयारी है? नीट की परीक्षा को लेकर विपक्ष के क्या कुछ दावे हैं, आपत्तियां हैं?
इसी को लेकर चर्चा करेंगे। कुछ खास मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं, परिचय आपका करवाती हूं। बीजेपी प्रवक्ता रामराजी शर्मा जी जुड़ गए हैं, आपका बहुत स्वागत है सर हरियाणा न्यूज पर। कांग्रेस प्रवक्ता सुखबीर तंवर जी जुड़ गए हैं, सुखबीर जी आपका भी बहुत स्वागत है। और इनेलो प्रवक्ता ओमकार सिंह जी जुड़ गए हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र जादौन जी जुड़ गए हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। शुरुआत रामराजी शर्मा जी आपके साथ करूंगी, क्योंकि नीट परीक्षा को लेकर पहले ही सरकार सवालों के घेरे में रही है। जिस तरह से जो विवाद हुआ है उसके बाद केंद्र सरकार की बात कर ले, हरियाणा सरकार की बात कर ले, चाहे प्रशासन की बात कर ले, कोई भी कहीं पर कोताही बरतने के या फिर जोखिम लेने के मूड में नजर नहीं आ रहा है। ऐसे में आपको लगता है कि छात्रों का भरोसा एक बार फिर से आप जीत पाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं हमारे प्रदेशवासियों को विश्वास दिलाता हूं कि इस तरह की कोई घटना नहीं होने दी जाएगी। सरकार बहुत गंभीर है। कांग्रेस सिर्फ बयान देती है, भाजपा समाधान निकालती है, व्यवस्था सुधारती है। युवाओं का भविष्य राजनीति से नहीं, पारदर्शिता से और सख्त कार्रवाई का विषय है। ये पेपर लीक में शोर मचाने का नहीं, समाधान चाहिए। हमारी सरकार समाधान निकाल रही है। हरियाणा में नकल माफियाओं की नहीं, मेहनत कश लोगों की जीत होती है। और मैं आपको बताना चाहूंगा, जिस तरह से सरकार ने कदम उठाए, सबसे पहले तो कांग्रेस ने इस तरह का कोई कानून नहीं बनाया था, राष्ट्रीय कानून नहीं बनाया था। हमारी सरकार ने, मोदी सरकार ने, विश्व के सबसे लोकप्रिय और ताकतवर प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने इसकी गंभीरता को देखते हुए एक राष्ट्रीय स्तर पर कानून बनाया, पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट। ये ऐसा पहली बार हुआ है को राष्ट्रीय स्तर पर इस तरह का कानून बनाया गया हो। और जिस तरह से मैंने आपको बताया, नकल माफियाओं की कमर तोड़ दी गई है। और हमारी सरकार बहुत गंभीर है। सीसीटीवी कैमरे से निगरानी रखी जा रही है, बायोमेट्रिक सत्यापन किया जाएगा और सुरक्षा का प्रोटोकॉल है वो और ज्यादा सख्ती से लागू होगा। इससे नकल माफियाओं की गुंजाइश खत्म हो गई है। अब अगर इस तरह का कोई अफवाह फैलाता भी पा गया, जैसे पहले अफवाह भी फैला देते थे लोग, तो उससे भी सरकार सख्ती से पेश आएगी। चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे इस तरह का कोई अफवाह फैलाएगा, उसको बख्शा नहीं जाएगा। और नकल माफिया, पेपर गैंग, लीक, ये केवल अपराधी नहीं, संगठित अपराधी माने जा रहे हैं। इनके खिलाफ सरकार कठोर कार्रवाई करेगी। अफवाह फैलाने वालों को भी नहीं बख्शा जाएगा। और भाजपा सरकार केवल बयान नहीं देती, व्यवस्था सुधारती है। और जिस तरह से हमारी सरकार ने हमारे छात्रों के लिए किया है, ज्यादा से ज्यादा नौकरियां दी हैं। आज के हमारे छात्र हैं, कल का हमारा भविष्य है। इन्हीं में से डॉक्टर बनेंगे, इन्हीं में से इंजीनियर बनेंगे, इन्हीं में से साइंटिस्ट बनेंगे, इन्हीं में से आईएएस आईपीएस ऑफिसर बनेंगे। और मैं एक बार फिर आपके चैनल के माध्यम से हमारे प्रदेशवासियों को विश्वास दिलाता हूं, छात्रों के हितों से किसी तरह की खिलवाड़ नहीं करने दी जाएगी। ठीक है। और उनके खिलाफ, नकल माफियाओं के खिलाफ ठोस कार्रवाई की जाएगी। मैंने बताया, जैसे एक राष्ट्रीय कानून भी बनाया गया है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी इस बारे में सुरक्षा व्यवस्था की मीटिंग ली है और समीक्षा बैठक भी ली है। और सभी डीसीज, एसपीज और सभी प्रशासनिक अधिकारियों को ड्यूटी लगा दी गई है। उनकी देखरेख में परीक्षा होगी। और इस तरह का कोई घटना अब संभव नहीं है। कोई घटना, कोई इस तरह का कोई मान लो अफवाह फैलाता, मैंने पहले बताया, पा जाएगा तो उसको भी बख्शा नहीं जाएगा। और जिस तरह से हमारी सरकार काम कर रही है और लोगों का प्यार, आशीर्वाद, दुलार मिल रहा है, तो मैं एक बार फिर आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा, ये विश्वास हम कायम रखेंगे और जनता का विश्वास नहीं टूटने देंगे। और ये जो पहले के ये संगठित गिरोह थे, ये नकल माफिया लगाम लगाने का काम आपने किया है। ठीक है रामराजी, लौटूंगी मैं आपके पास। सुखबीर जी, संतुष्ट हैं आप सरकार की तरफ से? क्या कुछ तैयारियां की जा रही हैं नीट की री एग्जाम को लेकर? कह रहे हैं कि इस बार कहीं पर कोताही नहीं बरती गई है, नकल माफिया पर लगाम लगाने की, उन पर शिकंजा कसने का काम किया है सरकार ने, और इसके साथ ही छात्रों का भरोसा जीतने में कामयाब होंगे, कह रहे हैं। संतुष्ट हैं आप जवाब से? बिल्कुल बिल्कुल। सुखबीर जी, नकल माफियाओं को बख्शा नहीं जाएगा किसी भी कीमत पर। देखिए मुस्कान जी, ठीक है शर्मा जी, लौटूंगी आपके पास। हाँ बोलिए सुखबीर जी। मुस्कान जी, विगत के वर्षों में जिस प्रकार से निरंतर नीट सहित अन्य परीक्षाओं के पेपर लीक हुए हैं
और जिस प्रकार की सेखी अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बघार रहे थे, जिस प्रकार से इस नीट वाले विषय में जो आज भारत का युवा जो मेडिकल में दाखिला लेना चाहता है, किस तरह से आत्महत्याएं करी हैं, इनको तो खैर उन बातों पे जाना ही नहीं है। इसके अलावा इस करीब 12 वर्ष के कुशासन में हरियाणा के लगभग पेपर लीक हुए हैं, सभी में मुकदमे दर्ज हुए हैं। मैं आज आपके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी से और इनके प्रवक्ता साथी से पूछना चाहता हूं, आज तक विगत 12 वर्षों में जितने पेपर लीक हुए उनमें जो मुकदमे कितने लोगों को सजा दिलवाई गई, महत्वपूर्ण विषय ये है। इसके अलावा जो अभी सेखी बघार रहे थे मुस्कान जी, जिस प्रकार से जो टेलीग्राम भारतीय सेवा है उसको जिस तरह से बंद किया गया, उससे ऐसा प्रतीत होता है कि इस बार भी पेपर लीक हो चुका है। भाई अगर फुल प्रूफ व्यवस्था है, जिस तरह से कह रहे हैं कि भाई हम भारतीय वायुसेना का प्रयोग करेंगे पेपर पहुंचाने के लिए, फिर उस स्थिति में भारत का अपना ऐप है टेलीग्राम, उसको प्रतिबंधित करने का अभिप्राय और तात्पर्य हमारी समझ में तो आया नहीं। ये क्या उसके माध्यम से करना चाहते हैं? और आज इतने ऐप हैं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के, मात्र टेलीग्राम को प्रतिबंधित करने का कोई औचित्य समझ में नहीं आता। अगर इनको कोई आता होगा तो ये बता देंगे। इसके अलावा मुस्कान जी, ये सारा राष्ट्र और विश्व जानता है जिस तरह से मध्य प्रदेश में एक 12 वर्ष तक निरंतर एक घोटाला हुआ था व्यापम, उसके मास्टरमाइंड यही भारतीय जनता पार्टी के लोग। जिस तरह से निरंतर 12 वर्षों तक व्यावसायिक शिक्षा और सरकारी सेवाओं के निमित्त जितने जो एग्जाम होते थे वो सारे भ्रष्टाचार की भेंट चढ़े, और निरंतर 12 वर्ष तक क्या भयंकर भ्रष्टाचार हुआ, समस्त विश्व के सारे रिकॉर्ड भंग कर दिए इन्होंने। ये बात करते हैं और हम मान रहे हैं कानून बनाया, लेकिन कानून की एग्जीक्यूशन कितनी हुई, कितने अपराधियों को सजा हुई, उस बात का विषय है। इनको भारत की शिक्षा व्यवस्था से कोई मतलब नहीं है। जिस तरह से इन 12 वर्षों में चाहे केंद्र के स्तर पे चाहे प्रदेश के स्तर पे जिस प्रकार से शिक्षा व्यवस्था का और व्यावसायिक परीक्षाओं का और जो भर्तियों के लिए जो पेपर है, जिस प्रकार की उनमें लीकेज है, निश्चित तौर पे केंद्र के स्तर पर भी और प्रदेश के स्तर पर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकारें विफल हैं। आज जिस तरह से विगत का पेपर लीक हुआ, आज उसका आईवास करने का प्रयास कर रहे हैं। अरे अपनी गलती माने, एक ऐसे शिक्षा मंत्री जिसकी जिम्मेदारी थी और एक एनटीए का जो अध्यक्ष है, जो पहले जिस तरह से जिस कंपनी को ठेका दिया गया था वो ब्लैक लिस्टेड हो चुकी थी, और उसके बाद उसी कंपनी का नाम बदल के उनको इस प्रकार का ठेका देना, निश्चित तौर पे इन्होंने भारत की शिक्षा व्यवस्था को और भारत के जो एंट्रेंस एग्जाम्स हैं जो एनटीए के माध्यम से संचालित हो रहे हैं, उनका बेड़ा गर्क अगर किसी ने किया है तो वो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और प्रदेश की सरकार है। ये तमाम स्तर पर गड़बड़ी पाई गई और आगे बढ़ती गई, जिसके कारण इतना बड़ा पेपर लीक हुआ है और इतने बड़ी संख्या में छात्र परेशान हुए हैं। ठीक है सर, मैं लौटूंगी आपके पास। ओमकार जी, देखिए बीजेपी और कांग्रेस तो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप ही लगा रही है। आपको लगता है कोई व्यवहारिक समाधान है इसका? क्योंकि सिर्फ ये ऊपर से कार्रवाई करना, कानून बना देना, किसी की गिरफ्तारी हो जाना, इन सब से काम नहीं चलेगा ना, क्योंकि जो व्यवस्था के अंदर जो लोग मौजूद हैं उनके नाम भी सामने आ रहे हैं, उस पर काम करना होगा। क्या कुछ राय है आपकी? मुस्कान जी, देखिए सिर्फ कार्रवाई करने से बात नहीं बनेगी। यहाँ कमियां हैं, उन कमियों को निकालना पड़ेगा। आज की परीक्षा व्यवस्था और शिक्षा व्यवस्था के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठ रहे हैं। आज युवा दिशाहीन, प्रताड़ित और उदास है, क्योंकि उसको पता है कि 15 साल 20 साल की पढ़ाई के पश्चात भी उसको नौकरी मिलने वाली नहीं है। जो वायदे किए गए थे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कि 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देंगे, वो कहीं फलीभूत नहीं हुए। अगर रोजगार युवा को मिलता तो युवा दिशाहीन न होता। आज यही कारण है कि युवा दिशाहीन होकर कहीं नशे और कहीं अपराध की चपेट में है और कहीं घर पे बैठ के ऊट जुलून काम कर रहा है। बहुत अफसोस की बात है, जब से बीजेपी सत्ता में आई है लगभग 90 से अधिक परीक्षाएं लीक हो चुकी हैं, पेपर लीक हो चुके हैं। देखिए, ये पर्ची खर्ची बंद की बात करते हैं,
इनके राज में पर्ची खर्ची बंद, अटैची का कर लो प्रबंध। मतलब मोटा माल चाहिए और पर्ची खर्ची भी क्या करेगी, पहले पेपर ही लीक हो जाएगा, पेपर ही खरीद लो। इससे और बड़ी बात क्या होगी, आज युवा दिशाहीन हो चुका है और इसको सही लाइन पे लाना जरूरी है। आज पूरे विश्व में जितनी युवा शक्ति भारत में है उतनी किसी और देश में नहीं है, और ये हमारा सौभाग्य है कि हमारी युवा शक्ति टोटल पॉपुलेशन का बहुत अधिक परसेंटेज है। लेकिन जब तक हम इस युवा शक्ति को अच्छे तरीके से गाइड नहीं करेंगे और सही दिशा में मोल्ड नहीं करेंगे, तब तक देश के काम नहीं आ पाएगी युवा शक्ति। आपने कहा कि क्या काम हो सकते हैं, देखिए सबसे पहली व्यवस्था तो ये है कि जिनके ऊपर आरोप लग रहे हैं, अब पूरा देश मांग रहा है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। ऐसा क्या गुड़ लगा हुआ उसके साथ जो मोदी जी उसका इस्तीफा नहीं ले रहे? क्या एक ही व्यक्ति है शिक्षा व्यवस्था में, धर्मेंद्र प्रधान? अरे उसको हटाइए, नए व्यक्ति को मौका दीजिए ताकि नया व्यक्ति अपने अनुसार नई व्यवस्था को बदल सके। और पहली बार ऐसा देखा हमने कि पेपर की हैंडलिंग के लिए एयरफोर्स के हवाई जहाज काम आएंगे। सोचिए, मतलब कहाँ चले गए हम? आज हमें दुश्मन से लड़ने की जरूरत नहीं है, दुश्मन हमारे घर में ही बैठे हैं। हम अपने एयरफोर्स के जहाज से पेपर पहुंचाएंगे पेपर सेंटर तक। बहुत अफसोस की बात है, शिक्षा व्यवस्था सबसे पहले तो रोजगार परक होनी चाहिए। एक युवा 20 साल 22 साल तक पढ़ाई करता है, उसके बाद भी उसको कोई ये श्योर नहीं है, उसको किसी चीज की श्योरिटी नहीं है कि नौकरी मिल पाएगी, रोजगार मिल पाएगा। रोजगार परक शिक्षा की तरफ ध्यान देना चाहिए सरकार को, ताकि हमारे युवा प्रेरक बने, युवा मोटिवेटर बने, नौकरी मांगने वाले ना बने, नौकरी देने वाले बने। और मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, आज अगर चीन के युवा देखें, चीन के बच्चे देखें, 2-2, 3-3 साल के बच्चे, वो टेक्निकल काम कर रहे हैं, वो इंजीनियरिंग का फील्ड में जा रहे हैं। और हम अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हैं? हम अपने बच्चों को धार्मिक शिक्षाएं दे रहे हैं, हिंदुस्तान मुसलमान पाकिस्तान कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, मंदिर मस्जिद कर रहे हैं। ये व्यवस्थाओं को थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा। ठीक है, बीजेपी की अपनी प्रणाली है हिंदू मुसलमान की, हिंदुस्तान पाकिस्तान की, लेकिन उस प्रणाली के साथ साथ इनको देश हित में देखना चाहिए। आज हमारी विदेश नीति बिल्कुल चरमरा चुकी है। आप देखिए, एक बात कह के मैं बात समाप्त करूंगा। अभी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ट्रम्प अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रम्प से मुलाकात की, क्या उसको विरोध जताया कि आपने हमारे हवाई जहाज गिरा, हमारे 3 समुद्री जहाज पर अटैक किया और 3 युवा हमारे हिंदू युवा, जो हिंदू को पर ये राज है, हिंदू युवा शहीद हो गए, लेकिन वहाँ पे खिड़खड़ाकर हंस रहे हैं। ये बहुत अफसोस की बात है, एक देश हमारे 3 युवाओं का मर्डर कर देता है, कत्ल कर देता है और हम उससे हंस के मिल रहे हैं। हमारी विदेश नीति बिल्कुल चरमरा चुकी है। आज का मुद्दा शिक्षा व्यवस्था का है। मैं इसी पर रहते हुए इतना जरूर कहूंगा कि हमारी शिक्षा व्यवस्था में अमूलचूल परिवर्तन होने चाहिए ताकि ये रोजगार परक शिक्षा बने और युवाओं को रोजगार मिल सके। ठीक है, राजेंद्र जी, आपके क्या विचार हैं? सरकार की तरफ से नीट यूजी री एग्जाम को लेकर जो तैयारियां की गई हैं, कह रहे हैं कि प्रशासन मुस्तैद है, इस बार कहीं कोई कोताही नहीं बरती गई है, कहीं कोई गड़बड़ी की गुंजाइश नहीं है। लेकिन आपको लगता है कि व्यवस्था में सुधार की जरूरत है? ना सिर्फ सुरक्षा को कड़ी करने से काम होगा, अगर तंत्र को, परीक्षा तंत्र को मजबूत करेंगे तो इसके बाद इस तरह से पेपर लीक नहीं होंगे और लाखों की संख्या में जो छात्र परेशान हुए हैं वो आगे परेशान नहीं होंगे। नहीं, देखिए, एक बड़ी परेशानी ये है कि एक बार जो एग्जाम दे चुके थे, अब दोबारा एग्जाम हो रहा है। उन्होंने जितनी मेहनत उस समय की, उसके बाद दोबारा मेहनत करनी पड़ रही है, दौड़ी कमाए। और पवित्रता जो सेंसिटिविटी है एग्जाम की, वो कायम रहनी चाहिए। अब सरकार ये क्यों नहीं कर पा रही? पेपर लीक हो जाता है, कभी कुछ और तरीके से हो जाता है, कोई सिस्टम हैक कर लेते हैं। इस पर सरकार को कुछ अपना एक नया ऐसा कोई फुल प्रूफ सिस्टम डेवलप करना चाहिए और ऐसे विश्वसनीय लोग होने चाहिए उसमें कि ये पेपर सेट करने वाली लोगों ने ही उसको लीक किया जी। तो पेपर सेट करने वाली जो टीम है उसमें उस तरह के लोग आने चाहिए जो हाई मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी फील करते हो, तो बड़ी नैतिक जिम्मेदारी महसूस करते हो कि भाई ये जो है पेपर लीक होना उन छात्रों के साथ तो घोर अन्याय है जो ईमानदारी से मेहनत करके और उसमें अपियर होते हैं और उसको क्लियर करना चाहते हैं। अब इन्होंने दोबारा करवाया तो डबल एक्सरसाइज हो रही है और फिर जो है
परीक्षाओं के प्रति विश्वसनीयता नहीं रही, किसी का विश्वास नहीं रहा। सब ये मानते हैं कि अभी तो ऐसे ही चल रहा है काम, और पेपर लीक हो रहे हैं, नकल हो रहे हैं, पेपर खरीदे जा रहे हैं और उसी में जो है लोग पैसा कमा रहे हैं। हर जगह पैसा कमाई का सिलसिला, ये भी एक बड़ा भ्रष्टाचार है, जहाँ जो है परीक्षाओं की पवित्रता लोग बेच रहे। तो ये सरकार को अब ये जो सेकंड टाइम हो रही है, तो देखते हैं कि उसमें कितनी पवित्रता कायम रहती है और सरकार किस तरह से फुल प्रूफ कर पाई है। अभी तो नेट सर्विसेज बंद की गई, सारे सिस्टम वो बंद किए जा रहे हैं, टेलीग्राम बंद किया गया है। तो ये सब बंद करने के बाद क्या परिणाम निकलता है, सरकार को इतना हल्के में नहीं लेना चाहिए। ये परीक्षाएं हैं और देश के भविष्य का निर्धारण करती है परीक्षाएं। इससे जो चुनकर जाते हैं वो तमाम हायर लेवल की सेवाएं जो है देश को उपलब्ध कराते हैं। वो स्टूडेंट आगे चल के जो खासतौर से मेडिकल में अगर वो एफिशिएंट स्टूडेंट नहीं जाएंगे, कल पेपर खरीद कर पास होंगे, तो वो क्या सेवा देंगे, उनकी विश्वसनीयता क्या होगी, वो किस तरह से जो है अपनी एफिशिएंसी शो कर सकेंगे। तो ये सरकार को इस पर भी बहुत जिम्मेदारी के साथ ध्यान देने की जरूरत है। लेकिन सरकार के जिम्मे हर मोर्चा है, वो ये नहीं कह सकते कि ये चल रहा है काम और ठीक है और किसी भी तरह की कोई जिम्मेदारी महसूस ना करें। सरकार के जिम्मे हर मोर्चा है, उसमें कहीं कोई लीकेज होता है, कोई कमजोरी आती है तो सरकार को जिम्मेदारी लेनी चाहिए। अब धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे की मांग थी तो इसलिए भी थी कि लोग ये एहसास कराना चाहते थे कि सरकार फेल, शिक्षा मंत्री फेल हुए, वो नाकाम रहे, पवित्रता नहीं कायम रख सके परीक्षा की, सही ढंग से परीक्षाएं नहीं आएगी। इससे पहले भी परीक्षाओं में पेपर लीक हुए थे और सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा परीक्षा की अनुमति नहीं दी, फिर जो है फिर लीक हो गए। ये तो सिलसिला थम ही नहीं रहा, ये सिलसिला थमना चाहिए। फिर आप कहते हैं कि पिछली सरकारों में ये था, हमने ठीक कर दिया, तो आप ठीक करिए ना। फिर इसमें क्यों आप इतना ये है ढिलाई साबित हो रही है कि आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं। कोई नया सिस्टम लाइए। एक तरफ आप कहते हैं कि ऑनलाइन जो सिस्टम है, डिजिटल सर्विसेज है, उसमें ह्यूमन इंटरफेरेंस सब है, बहुत मिनिमम है, जो मानवीय दखल है वो नहीं है, और उससे वो जो है भ्रष्टाचार मुक्त और सिस्टम जो है पारदर्शी और नीट एंड क्लीन रहता है। लेकिन अब आप ये जो है आपकी परीक्षाएं क्यों फेल हो रही है, इसमें क्यों नाकामी आपके हाथ लग रही है, इसको ठीक करने की जरूरत है। सरकार को रिव्यू करना चाहिए, तमाम जो है एक्सपर्ट्स के साथ बैठक करके, जो टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं उनके साथ भी जो है तालमेल करके, कोऑर्डिनेट करके कोई ऐसा रास्ता निकालना चाहिए कि आगे कभी इस तरह का फेल्यूर ना हो, पेपर लीक ना हो। पेपर सेट करने वाली जो टीम है उसमें बहुत ज्यादा हाई रेस्पॉन्सिबल लोग होने चाहिए, जो किसी तरह का ये लीक करने का काम ना करें और ये इस तरह की परीक्षा फेल ना हो, परीक्षा में तमाम दोष पैदा ना हो कि नकल करके जो है लोग पास हो जाते हैं, पेपर खरीद के पास हो जाते हैं, फिर वो एफिशिएंसी नहीं शो कर सकते जिसकी उम्मीद की जाती है, जिसकी अपेक्षाएं होती है। तो सरकार को देखना है कि अब ये सेकंड टाइम हो रही है तो इसमें कैसे पवित्रता कायम रहती है। फिर इसके बाद नहीं तो फिर कोई मैसेज ऐसा आ जाए कि पेपर लीक हो गया। तो ये है सरकार को जो है बहुत जिम्मेदारी के साथ इन परीक्षाओं की पवित्रता कायम करना चाहिए, और ये नीट ही नहीं बाकी तमाम और परीक्षाओं के बारे में भी सरकार को फैसला करना चाहिए। पिछली सरकारों में भी कमियां रही है, राजस्थान में भी ये रहा था कि पिछली सरकार थी तो 19 पेपर लीक हुए, 19, और अभी जो है जब राहुल जी ने ये मुद्दा उठाया है वहाँ राजस्थान में तो वो विपक्ष ने जवाब दे दिया कि भाई ये जो है आपके कार्यकाल में भी ये हुआ। तो इस तरह का जो है, इससे सभी को मिलकर कोई देश का विकास करना है, सेवाओं को जिम्मेदार बनाना है, तो फिर इसको जो है उसकी पवित्रता कायम करने वाले स्टेप आपको उठाने पड़ेंगे निश्चित तौर पर। लेकिन रामराजेश शर्मा जी, सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं क्योंकि बीजेपी सरकार में है, नीट की परीक्षा व्यवस्था की अग्नि परीक्षा सरकार की अग्नि परीक्षा मानी जा रही है। और देखिए सवाल यह है ना कि सिलसिला कहां पर जाकर थमेगा, क्योंकि नीट की परीक्षा नहीं हो गई, प्रवेश परीक्षा नहीं हो गई, एक मेंटल टॉर्चर हो गया है छात्रों के लिए। कहां पर कितने कितने स्तर पर वो सर तैयारी करेंगे। पहले तो लाखों की फीस दें कोचिंग में, उसके बाद इतना लंबा चौड़ा शेड्यूल वो तैयार करें, जी तोड़ मेहनत करें, उसके बाद पेपर दे दें। आखिरकार पहले तो तारीखें नहीं आती, उसका इंतजार करें, पेपर दे दें, पेपर देने के बाद पता चले कि पेपर तो लीक हो गया सर। ऐसे में एक मेंटल टॉर्चर, प्रताड़ित होने की भावना आ जाती है छात्रों में और डिप्रेशन में जाने की संभावना जाती है। आपने सुना होगा कि कई छात्र सुसाइड भी कर चुके हैं पेपर लीक होने के बाद। तो सिलसिला थमना चाहिए सर अब। देखो, मैं आपको बताना चाहूंगा, कांग्रेस के प्रवक्ता बड़ी बड़ी बात कर रहे थे। इनके टाइम में अगस्त 2006 में टाइम्स ऑफ इंडिया में बहुत बड़ा लेख छपा था जिसमें सीए एंट्रेंस टेस्ट के बारे में प्रश्न पत्र लीक हुआ था
और उसमें प्रश्न पत्रों की खरीद फरोख्त के बारे में विस्तृत से जानकारी दी थी। इनके टाइम में रेलवे भर्ती, उस टाइम में रेलवे भर्ती का भी था, अन्य परीक्षा में भर्तियों में भी था, मेडिकल और तकनीकी परीक्षाओं में वर्तमान भी में था। क्यों नहीं रहते रामराजेश शर्मा जी? देखिए, वर्तमान में मैंने कांग्रेस तो आपको दूध की धुली बताया, नहीं है, मानती हूँ मैं, कांग्रेस दूध की धुली नहीं है। उनके समय में भी कई तरह के लीक हुए हैं और इसके कारण वो सत्ता में नहीं है। महंगाई का प्रमुख मुद्दा रहा है, इसके कारण सत्ता से बाहर हुई है कांग्रेस पार्टी, हम सब जानते हैं सर। लेकिन जो वर्तमान में छात्र हैं ना, 2026 में परीक्षा दे रहे हैं सर, आप कौन से ईयर की बात कर रहे हैं? उससे उन्हें क्या मतलब आपको है? वही चीज तो बताने जा रहा था, आपने मेरे को रोक दिया, मैं वही चीज बताने जा रहा था। बताइए। इनके टाइम में ये गिरोह, संगठित गिरोह था इनके टाइम का, माफिया था ये, और उसकी कमर हमने तोड़ी है। कोई राष्ट्रीय कानून नहीं बनाया था। अब मोदी सरकार ने इसके ऊपर राष्ट्रीय कानून बना दिया और इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इनको भी सीखना चाहिए। उस टाइम ये बना देते, आज हमारे छात्रों को ये दिन देखना नहीं पड़ता। इसके लिए दोषी ये हैं। और पब्लिक मैं आपको बताना चाहूंगा, 2024 में पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट 2024 में बनाया था, और उसका जो अभी हमने बनाया है, और ये जो नीट परीक्षा होगी, इसमें मैं आपको बताऊंगा, ये राष्ट्रीय कानून बनने से इसमें जीरो टॉलरेंस की नीति पे हमारी सरकार चल रही है। और जैसे मैंने आपको बताया, इसमें निगरानी व्यवस्था है, सीसीटीवी कैमरे और लगाए गए हैं, बायोमेट्रिक सत्यापन होगा, एआई जो लेटेस्ट तकनीक है, एआई तकनीक का भी प्रयोग किया गया है। तो इसमें जो पेपर लीक घोटाला था इनके टाइम में, अच्छा, फिर फ्लाइंग की भी ड्यूटी लगाई गई है, उधर से फिर जिले के एसपीडीसी की ड्यूटी लगाई गई है, अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है। ये सब तो चीजें छात्रों के लिए, रामराजेश शर्मा जी, छात्रों के लिए। और जब पहले परीक्षा हुई थी तब भी ये तमाम व्यवस्थाएं लागू हुई थी, उसके बावजूद पेपर लीक हुआ सर। व्यवस्था के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं, आप भी जानते होंगे कि जो पेपर सेटिंग कमिटी बनाई गई थी, उसके अंदर कोई सदस्य थी, उनके माध्यम से पेपर लीक हुआ था और उसके बाद वो एक कर सभी राज्यों में फैल गया। उसको कंट्रोल करने के लिए आप क्या कर रहे हैं? मैं वही तो बता रहा हूँ, उसके लिए सख्त, एक तो राष्ट्रीय कानून बना दिया, सख्त कानून, और फिर हमारी सरकार ने गंभीरता से लिया है। और राष्ट्रीय कानून पहले इन्होंने कभी नहीं बनाया, इन्होंने जरूरत नहीं समझी, क्योंकि इनके टाइम में तो गिरोह पनप रहा था, इन्होंने माफियाओं को पनपा रखा था, एक संगठित गिरोह था जो पैसे ले लेकर इस तरह का काम करता था। तो हमारी सरकार ने उस गिरोह को तोड़ा, उसकी कमर तोड़ी, और अब जीरो टॉलरेंस की नीति पर हमारी सरकार चल रही है। कहीं पर भी इस तरह की जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वो इस्तेमाल करी जा रही है, इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति ना हो। सरकार बहुत गंभीर है इस मामले में। अब आप भरोसा दे रहे हैं कि अब पेपर लीक नहीं होगा सर? अब जो परीक्षा होगी लीक नहीं होगी? सवाल ही पैदा नहीं होता। जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है वो इस्तेमाल करी जा रही है, चाहे सीसीटीवी कैमरे हो, चाहे एआई तकनीक हो, चाहे अधिकारियों की ड्यूटी हो, चाहे उनका बायोमेट्रिक सत्यापन हो छात्रों का, और चाहे वहां पे और अन्य लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी है वो इस्तेमाल करी जा रही है। इसमें सवाल ही पैदा नहीं पेपर लीक हो जाए, और किसी की इसमें चिड़िया पर नहीं मार सकती। ये इनके टाइम में क्या था, ये लोगों का टेंडर माफिया था, ये गिरोह थे इनके टाइम के पनप रहे थे। वो हमारी सरकार ने उसकी कमर तोड़ी है। अब ठीक है सर, सुखबीर जी देखिए, हंसने की बात नहीं है, ये तो जाहिर है सर, आपके समय में भी पेपर लीक्स हुए हैं। ये पहली बार तो नहीं हो रहा है भारत के इतिहास में कि पेपर लीक हो गया और बीजेपी की सरकार है। सुखबीर जी, जवाबदेही तो आपकी भी बनती है ना सर, व्यवहारिक समाधानों पर हमको बात करना होगा, सिर्फ आरोप लगाने से क्या कुछ होगा? ठीक है रामराज जी। मैंने आपको शर्मा जी, लौटूंगी आपके पास, बोलिए सुखबीर जी। मुस्कान जी, हमने किसी प्रकार का कोई आरोप नहीं लगाया। ये हकीकत है, वैश्विक सच है। व्यापम में 12 साल तक जिस प्रकार से परीक्षा के पेपर बेचे गए, वो मेरे कहने की बात नहीं है, हर भारतीय और विदेश तक ये बात है, क्योंकि विश्व का सबसे बड़ा घोटाला था। इसके अलावा कानून की बात कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, अच्छी बात है, स्वागत करते हैं कानून का। इसी कानून के लागू रहते नीट 2026 का पेपर लीक हुआ, और दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है कि पेपर लीक किसने किया? जिस प्रकार से विषय आया है
पेपर बनाने वालों ने पेपर लीक किया। और जिस तरह से टेलीग्राम का मैंने पहले भी जिक्र किया, टेलीग्राम की सेवाएं प्रतिबंधित करने का मेरा अपना व्यक्तिगत इसका उद्देश्य यही था, इसका उद्देश्य यही था। रुक जा भाई, एक लाइन में सुन लीजिए सुखबीर जी, उद्देश्य बता रहे हैं, सुन लीजिए, बताइए क्या उद्देश्य था शर्मा जी, एक लाइन में सुन लीजिए ना तंवर जी, क्या उद्देश्य था सर? ऐसा इसका मिसयूज ना हो, मुस्कान जी, इसलिए जिस प्रकार से टेलीग्राम बंद किया, इससे जो आवश्यक है वो सारे आवश्यक कार्य किए गए। ठीक है तंवर जी, मैं इसके बीच में बोल रहा हूँ। ठीक है तंवर जी, बड़ करता रहेगा। इतना गुस्सा होने की थोड़ी भाषा में शालीनता रखिए तंवर जी, ठीक है रुक गए वो। बौखलाहट में उल्टी सीधी बातें करते हो, उल्टे सीधे आरोप लगाते हो, इसमें बौखलाने क्या जरूरत है? देखिए मुस्कान जी, मैं ये कह रहा था टेलीग्राम की सेवाएं जो भारत का ऐप है उसकी प्रतिबंधित करने का विषय और भाव और तात्पर्य ये हो सकता है कि अभी भी इनकी जो योजना है वो फुल प्रूफ नहीं है। क्या पता जिसने अब ये वर्तमान पेपर सेट किया उसी ने लीक कर रखा हो, तो टेलीग्राम के बंद करने से कुछ होने वाला नहीं है। इसके अलावा बहुत महत्वपूर्ण विषय है, एक ऐसे प्रधानमंत्री जिनकी खुद की डिग्री संदेह के घेरे में है, अतीत में एक ऐसी महिला को शिक्षा मंत्री बनाया, मानव संसाधन मंत्री स्मृति ईरानी, जिनकी खुद स्कूली शिक्षा जिनकी हरियाणा उनकी स्कूली शिक्षा खुद संदेह के घेरे में। इसके अलावा ये जो वर्तमान जो शिक्षा मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान साहब, इनमें ऐसी क्या खासियत है जो राष्ट्र के जो अभिभावक हैं और जो विद्यार्थी हैं, चाहे वो नीट के हैं चाहे और दूसरे विषयों के हैं, जो भी शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत विषय आते हैं, पूरे राष्ट्र के युवाओं की अभिभावकों की प्रखर मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान को हटाया जाए। आखिर ऐसा क्या विषय है कि ये धर्मेंद्र प्रधान को हटा नहीं पा रहे हैं? राजनाथ सिंह का वो बयान आपने सुना होगा सुखबीर जी, जिसमें वो कहते हैं कि एनडीए के जो मंत्री हैं वो इस्तीफा नहीं देते हैं, वो जिम्मेदारी लेते हैं। एनीवे, ये ले जिम्मेदारी की बता देता हूं। देखिए, अभी विगत वर्ष दिल्ली विश्वविद्यालय प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय है, उनकी जो वाइस चांसलर थी वो अपने ऑफिस को जिस तरह से गोबर से लीप के क्या संदेश देना चाह रही थी, जिसके गोबर की लिपाई हमारे एनएसयूआई के तत्कालीन अध्यक्ष ने उसको साफ किया था। इसके अलावा जिस प्रकार से ये जो पेपर लीक की आवाज उठाने वाले लोगों को शासन प्रशासन की मिली भगत से उनकी सह पे सरेआम आपराधिक तत्वों द्वारा पीटा जा रहा है या दूसरा दुर्व्यवहार किया जा रहा है, ये सरकार को तो नजर नहीं आएगा। खैर, ये तो नॉन बायोलॉजिकल लोग हैं, इनको तो यहाँ के बायोलॉजिकल दुनिया से कोई मतलब नहीं है। इसके अलावा मैं बहुत विनम्रता से कहना चाहूंगा मुस्कान जी, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी ने जो कल बिल्कुल राजनीति से दूर जिस तरह से कल कोटा में छात्रों से संवाद किया और उसमें जो बिंदु आए, सरकार को राजनीतिक पूर्वाग्रह से अलग हटते हुए उन विषयों का निराकरण करना चाहिए और भविष्य में ये सुनिश्चित करना चाहिए कि इस प्रकार की पुनरावृत्ति नहीं हो। आज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का बहुत सीधा मानना ये है, ये जितनी भी जो व्यवस्था फिलहाल शिक्षा व्यवस्था में बेकायदगियां और विषमताएं और जो भी विषय चल रहे हैं, इनकी सामान्य छटनी कटनी से कुछ नहीं होगा। इसकी संपूर्ण शल्य चिकित्सा की अविलंब आवश्यकता है। लेकिन जिस प्रकार से धर्मेंद्र प्रधान को बचाया जा रहा है एक निरक्षर प्रधानमंत्री से जिसकी डिग्री संदेह के घेरे में, उससे उस प्रकार की अपेक्षा रखे तो ये राष्ट्र कैसे रखे? जो एक ऐसी महिला जिसकी स्कूली शिक्षा पे भी बहुत बड़े प्रश्न चिन्ह है, उनको शिक्षा मंत्री बनाने वाले लोग ये किस प्रकार से राष्ट्र का भला करेंगे? हमें तो कई बार अपने आप का अफसोस होता है कि हम किस दुनिया में जी रहे हैं, किस प्रकार के लोगों के हाथ में आज ये राष्ट्र है। और मैं अंतर्राष्ट्रीय विषयों की बात नहीं करूंगा, सारा देश और दुनिया जानती है किस प्रकार से मोदी जी ने इस देश की संपूर्णता को गिरवी किया है। वो कहने की आवश्यकता है, एक साल से हर जो भी हमारी विदेश नीति थी, जो हमारा निर्यात था, सब बेड़ा गर्क कर दिया। ठीक है, ये इस तरह के लोग हैं। शिक्षा में, स्वास्थ्य में, कोई एक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में, संविधान को बर्बाद करने में कौन सी ऐसी चीज है जो इन्होंने छोड़ी है?
एक लाइन में काउंटर आपका शर्मा जी, जल्दी से। ऐसा है, ये झूठ बोलने में इंटरनेशनल अवार्ड जीत कोई सकते झूठ हैं नहीं है, झूठे आप और लोग, भ्रष्टाचार की गंगोत्री, इनकी झूठा पार्टी धर्मेंद्र गंगोत्री, प्रधान है, इनको शर्म झूठी नहीं आपकी आती है। एजेंसी है। एक चलिए, इतने 1 बढ़िया to 1 चैनल के चर्चा ऊपर मैं ये नहीं झूठ चाहती बोल हूँ, रहे ठीक हो। है। विश्व के सबसे लोकप्रिय और ठीक है, ताकतवर चलिए। प्रधानमंत्री जो छात्र तय करेंगे कौन झूठ बोल रहा है, कौन नहीं बोल रहा है। ठीक है, आप दोनों को रोकेंगे इसलिए प्लीज। ये इस तरह चिल्ला चोट मत करिए सर, चर्चा खराब होती है। रामराजी शर्मा जी और सुखबीर तंवर जी रुक जाइए, आप दोनों रुक जाइए प्लीज, लौटूंगी आपके पास। ठीक है शर्मा जी, रख दिया आपने अपना जवाब, रख दिया। ठीक है ओमकार जी आप बोलिए। ऐसे में ऑडियो डाउन करना पड़ेगा। रामराजी शर्मा जी, तंवर जी प्लीज समझदारी दिखाइए, दोनों समझदारी दिखाइए। विकसित राष्ट्र बनाने का सपन देखा ठीक है, अच्छी बात है, आप काम कर रहे हैं देश के विकास के लिए, अच्छी बात है सर। ठीक है, अच्छी बात है। शर्मा जी अब रुक जाइए, हो गया सर, हो गया। और बढ़ रहा है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, फिर से लौटूंगी, बाकी मेहमान वेट कर रहे हैं आप दोनों के पास। तंवर जी प्लीज रुक जाइए, समझदारी दिखाइए, आप दोनों रुक जाए। ऐसे में ऑडियो डाउन करना पड़ेगा, लास्ट वार्निंग है सर। ओमकार जी अपनी बात रखिएगा। परीक्षा तंत्र में आपको लगता है कि सुधार करने की जरूरत है, और क्या कुछ सुधार किया जा सकता है, क्या कुछ बदलाव किया जा सकता है जिस तरह से सरकार का अप्रोच रहा है, आप कैसे देखते हैं इसे? शर्मा जी अब रुक जाइए सर, बाकी मेहमान वेट कर रहे हैं, लौटूंगी आपके पास। बोलिए ओमकार जी। मुस्कान जी, बहुत से सुधार करने की आवश्यकता मैं वो भी बताता हूँ, लेकिन देखिए पेपर लीक का दुख और पीड़ा वो अभिभावक और छात्र समझ सकता है। जिस छात्र को दोबारा पेपर देने के लिए तैयारी करनी पड़ती है और जिस अभिभावक के बच्चों ने आत्महत्या कर ली, वो दुखदायी। कहना सिर्फ इतना ही है कि 4 बच्चों ने आत्महत्या कर ली, 5 ने कर ली, एक आंकड़ा नजर आता है, लेकिन उस माता पिता से पूछो जिनका बच्चा चला गया। और बहुत अफसोस की बात है, जब हम बात करते हैं तो बीजेपी के जितने भी प्रवक्ता हैं इतने ट्रेन है कि वो भूतकाल में चले जाते हैं। मैं कहना चाहता हूँ, अगर पिछली सरकारों से जनता दुखी थी तभी तो आपको मौका दिया जनता ने, और अगर आपने मौका दिया तो आप अपने मौके में तो सही काम कीजिए। बहुत अफसोस की बात है, आज लगातार पेपर लीक हो रहे हैं। मैं तो एक बात पूछना चाहता हूँ, उसके बाद मैं सुझाव दूंगा कि आपने जितने पेपर लीक हुए उसमें से हमें ये जरूर बता दे, जो मैं बोल चुका हूँ, कि कितने पेपर लीक करने वालों को सजा हुई, कितने दोषियों को सजा हुई, कितने व्यक्ति गिरफ्तार हुए, और कम से कम एक संख्या, एक आंकड़ा वो जरूर बताना। सिर्फ ये कहना कि हम 0 टॉलरेंस पे काम करते हैं, बात संभव नहीं हो पाती, अच्छी नहीं लगती। ठीक है, 0 टॉलरेंस हर एक सरकार की नीति होती है, सिर्फ आपकी नीति नहीं, लेकिन 0 टॉलरेंस के बावजूद इतने सारे 90 के करीब पेपर लीक हो गए, कैसे हो गए? ये बहुत अजीब बात है। आज अगर पेपर लीक की संभावना को हमें खत्म करना है तो बहुत से हमें कदम उठाने पड़ेंगे। ये सबसे बड़ी बात है कि AI से पेपर बना रहे हैं। आप बताइए, जो AI है वो भी तो मैन मेड कंट्रोल ही है। मुस्कान जी, AI का कहीं तो कंट्रोल हो रहा है। आप AI के जरिए पेपर बनवा रहे हो, तो जहाँ से पेपर बन के आ रहा है कोई AI व्यक्ति तो है नहीं, AI कंप्यूटर जनित है, और कंप्यूटर कहीं ना कहीं से नियंत्रित हो रहा है। जो नियंत्रण कर रहा है उस कंप्यूटर को, वो AI का आंकड़ा भी तो देख रहा है। जब AI के आंकड़े इंटरनेशनल लेवल तक फैल जाएंगे तो आप क्या समझ सकते हो AI द्वारा बनाया गया पेपर लीक नहीं होगा, वो तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लीक हो जाएगा। दूसरा, जिन भी अधिकारियों, कर्मचारियों, टीचरों, अध्यापकों की कर्म ड्यूटी लगती हो AI के इसमें पेपर बनाने में, जैसे UPSC की परीक्षा होती है, मैंने खुद UPSC की परीक्षा क्लियर की हुई है, मेरे को पता कितनी सख्त परीक्षा होती है और किस तरीके से उनका पेपर बनता है। जब उनका पेपर बनता है, जो अध्यापक, जो टीचर, जो प्रोफेसर इस काम में लगे होते हैं, उनको एक लिमिटेड समय के लिए उनके मोबाइल ले दिए जाते हैं, उनके ऑब्जर्वेशन में उनको रखा जाता है। ऐसी प्रक्रिया क्यों नहीं हो सकती? जो UPSC, आज तक आपने सुना कि UPSC का पेपर लीक हो गया, IAS IPS का पेपर लीक हो गया? नहीं हुआ, क्योंकि उनकी ट्रांसपेरेंसी है। मैं इंटरव्यू देने गया UPSC की, और UPSC के इंटरव्यू के समय तक मेरे को पता नहीं था मेरा बोर्ड कौन सा है। देखिए कितनी सीक्रेसी है। 6 बंदों का बोर्ड बनता है इंटरव्यू लेने के लिए, और लास्ट टाइम तक वहां पहुंचने तक ये नहीं पता लगता कि तुम्हारी इंटरव्यू लेगा कौन। जब यही नहीं पता लगेगा इंटरव्यू कौन लेगा, तो उसमें बेईमानी होने की संभावना खत्म हो जाती है। लेकिन इस सरकार ने तो बैकडोर से IAS IPS भी बनानी शुरू कर दी। ज्वाइंट सेक्रेटरी तक की पोस्ट इन्होंने डायरेक्ट कर दी। सोचिए सही, एक व्यक्ति, एक IAS लास्ट स्टेज में जाके सेंट्रल गवर्नमेंट का ज्वाइंट सेक्रेटरी बनता है, रिटायरमेंट के नजदीक जाके इन्होंने ज्वाइंट सेक्रेटरी के पोस्ट डायरेक्ट भर्ती कर दी। ये बहुत अफसोस की बात है। इनका जो काम है
वो शिक्षा व्यवस्था को सुधारना नहीं है। इनका काम पेपर व्यवस्था को सुधारना नहीं है। इनका काम तो आरएसएस और बीजेपी के कैसे बच्चों को इनमें एंट्री कराई जाए, और वो सबसे आसान तरीका है आरएसएस और बीजेपी वालों को एंट्री कराने का कि पेपर लीक कर दो। पेपर लीक में नंबर अपने आप ही अच्छे आ जाएंगे और अपने आप बंदा लीक में आ जाएगा। बहुत अफसोस की बात है, आज इनको शिक्षा व्यवस्था ऐसी कर देनी चाहिए। हवाई जहाज, हमारे एयरफोर्स के हवाई जहाज लगाने की क्या जरूरत है? इसका मतलब हमारे यहाँ पे ईमानदारी टोटल खत्म हो चुकी है। और ये उदाहरण तभी क्या हुआ जब बीजेपी सत्ता में आई। बीजेपी जब सत्ता में नहीं थी उससे पहले भी तो पेपर होते थे। मैंने आज तक अपनी जिंदगी में नहीं सुना कि केंद्र सरकार का पेपर लीक हुआ हो। एक ये पेपर का लेके कह रहे कि चार्टर्ड अकाउंटेंट की एंट्रेंस परीक्षा का पेपर फेल लीक हो गया। अरे भी चार्टर्ड अकाउंटेंट की एंट्रेंस परीक्षा कोई इतनी महत्वपूर्ण भी नहीं है, वो दोबारा हो सकती है, कोई लंबे चौड़े एग्जाम नहीं होता उसमें। हमने क्लियर किया हुआ है। 22 लाख से ऊपर नीट के विद्यार्थी आज सड़कों पर दोबारा पेपर की तैयारी कर रहे हैं। और 22 लाख से ऊपर विद्यार्थी, जब आप समझते हो मुस्कान जी पेपर सेंटर में पेपर देने जाएंगे तो कितने करोड़ों लीटर डीजल और पेट्रोल खर्च होगा। एक तरफ तो मोदी जी कहते हैं डीजल और पेट्रोल की खपत कम होनी चाहिए, फिर जो बच्चे हमारे जाएंगे उनको दोबारा से खर्चा करना पड़ेगा, दोबारा से बसों का सफर करना पड़ेगा, किसी को गाड़ी का करना पड़ेगा, कोई अपनी गाड़ी लेके जाएगा। ये व्यवस्था आज देश को खाए जा रही है। और बहुत अफसोस की बात है, बीजेपी के जितने प्रवक्ता हैं इनकी आंखें बंद हो चुकी है, आत्मा मर चुकी है इनकी। ये नहीं सोच रहे देश के बारे में। इनको तो ये लग रहा है बस हम सत्ता में बैठे हैं, कभी उतरेंगे नहीं। लेकिन मैं एक बात से अपनी बात समाप्त करूंगा, इस दुनिया में जो चीज बनी है वो खत्म होगी। इस दुनिया में जो भी व्यक्ति आया है वो जाएगा। जिस व्यक्ति ने सत्ता संभाली है वो खत्म होगी, आज नहीं होगी तो कल होगी। अगर ये ना होता तो अंग्रेज आज भारत में होते, आज औरंगजेब भारत में बैठा होता, औरंगजेब की पीढ़ियां राज कर रही होती। यही बात मैं बीजेपी को समझाना चाहता हूँ कि जो कायदे कानून, जो नियम, जो प्रथाएं, जो रूढ़ियां आप जनता पर थोप रहे हो, आप विपक्ष पर लागू कर रहे हो, जिस दिन आप सत्ता से उतरोगे उस दिन वो नियम कानून, वो सत्ता की रूढ़ियां, वो कायदे कानून सारे आप पर डबल होके लगेंगे। इसलिए ऐसा कोई भी काम ना करो। एक बार मैंने आपको छोटी सी बात याद आ गई मेरे को, एक बार सिकंदर ने पोरस को हरा दिया था। जब पोरस को गिरफ्तार करके लेके आए तो सिकंदर ने उससे पूछा था तुम्हारे साथ क्या व्यवहार किया जाए। उसने कहा था कि जो एक राजा दूसरे राजा से व्यवहार करता है वो व्यवहार करना चाहिए। यही बीजेपी को सोचना चाहिए। आज सत्ता पक्ष और विपक्ष कोई बड़ी बात नहीं है, ये दिनों के देर होते हैं, रात को सत्ता में होते हैं, अगले दिन विपक्ष में होते हैं। ये ध्यान इनको भी रखना चाहिए। आज एमएलए एमपी आप तोड़ रहे हो, कल को तुम्हारे भी ऐसे तोड़े जाएंगे। ऐसी निर्दयता से तुम्हारी पार्टी के भी टुकड़े होंगे, क्योंकि युवा भारत की नींव है और युवा ही भविष्य है भारत का। शर्मा जी, ऐसे में अगर युवा नाराज हो जाएंगे तो भारी नुकसान हो सकता है। और ना सिर्फ ये बीजेपी की साख का सवाल है, ये पूरे भारत की साख का सवाल है। क्या कुछ करना होगा सर इस तरह के पेपर लीक को रोकने के लिए? देखो, मैं आपको बताना चाहूंगा, युवा शक्ति हमारे साथ है, युवा हमारे से नाराज नहीं हो सकता। और जो ये अभी ज्ञान बांट रहे थे, इनको खुद पता है इनके टाइम में क्या होता था। इनके टाइम में तो भर्ती घोटाले में इनके आका की सजा हुई है, हमारे को ज्ञान बांट रहे हैं। इन्होंने तो जो पात्र बच्चे थे उनका भविष्य खराब किया था। भूतकाल में चले गए सर। नीट पे बात करो और ज्ञान बांट रहे हैं। नीट पे बात करो। अरे सुनने की भूतकाल में चले जाते हो, शर्म आती नहीं आपको? हमने नौकरियां दी, सुनने की हिम्मत रख ले, पहले बीच में नहीं बोलना। नीट पे बात करो ना। आप क्या कर रहे हो? 50% ज्ञान तो है ही नहीं आपके अंदर तो। साल तुम्हारे साथ सुन रहा हूं, ज्ञान के नाम पर सुनील जी, ओंकार जी, आपका आक्रोश में समझ रहे हैं। बारी 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 आपकी आपत्ति रख दी सर मैंने। ओंकार जी रुक जाइए, चर्चा मत खराब करिए। शर्मा जी देखिए, मुख्य बात यही है ना कि आप क्या कुछ करने वाले हैं और मेरे ख्याल से 21 जून को परीक्षा होगी। ठीक है सुखबीर जी,
अपनी बारी में बोलिएगा। बेफिजूल की बात करता हूं। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, आपकी आपत्ति रख दी मैंने। ओमकार जी, ओमकार जी, ओमकार जी, ठीक है ओमकार जी, लौटूंगी आपके पास। आपकी आपत्ति में रख रही हूँ, आप जो सवाल उठा रहे हैं ना ओमकार जी, ठीक है, वही सवाल मैंने रखा, ठीक है। हाँ, गलत आरोप लगा रहे हैं, ठीक है, आप जो आरोप लगा रहे हैं विपक्ष पर गलत आरोप लगा रहे हैं, ठीक है। शर्मा जी वो ये कह रहे हैं कमर तोड़ी है, कमर तोड़ी है। आगे फ्यूचर में क्या प्लान है, फ्यूचर में क्या प्लान है, फ्यूचर की बात करेंगे क्या आप? आगामी परीक्षा होनी, परीक्षा जो संपन्न हो गई हो उसमें पेपर लीक हुआ था, आगामी परीक्षा में कुछ गड़बड़ी ना हो, इसके लिए क्या प्लान है सर, इस पर बात करिए प्लीज। बिल्कुल, मैंने आपको बताया, इसके लिए राष्ट्रीय कानून बनाया जा चुका है और इस घटना की पुनरावृत्ति ना हो, भगवान ना करे ऐसी घटना हो, तो इसके लिए जैसे मैंने आपको बताया था, आप हमारी गोदी में बैठे हुए थे, मैंने आपको ओमकार जी, बताया ओमकार था, जी प्लीज, मैं लौटूंगी ना आपके पास। ओमकार जी, ओमकार जी प्लीज, ओमकार जी, ओमकार जी, आपकी आवाज ऐसे में पहुंच नहीं पाएगी, उनकी आवाज भी नहीं पहुंच पाएगी, लौटूंगी आपके पास। सत्यापन किया जा रहा है। ओमकार जी, मैं समझ गई आपकी बात, ओमकार जी लौटूंगी आपके पास। आपकी आपत्ति रखी मैंने, ओमकार जी, ओमकार जी। इस तरह का संभव नहीं है दोबारा ये घटना हो जाए। देखिए सरकार बहुत गंभीर है। आपने क्या बदलाव किए हैं सर, आपने क्या बदलाव किए हैं जो पहले से व्यवस्था लागू थी, 3 बार मैं बता उसमें चुका क्या हूं, बड़े ये बदलाव हैं? यही तो बड़े बदलाव हैं। सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है, परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए तो पहले से हैं, था, एआई तकनीक का पहले से इस्तेमाल था, किया गया है, पहले से डिजिटल था। ट्रैकिंग की जा रही है, बायोमेट्रिक से सत्यापन किया जा रहा है। ये सब व्यवस्थाएं सर खबरें में अभी पढ़ती हूँ, रामराजी शर्मा जी, खबरें में अभी पढ़ती हूँ, ये सारी व्यवस्थाएं पहले से लागू थी। परीक्षा होगी और पेपर जो लीक हुआ है अंदर से लीक हुआ है, कुछ नकल माफिया काम कर रहे हैं, सक्रिय हैं, उन पर लगाम लगाने के लिए क्या किया तो है? आपको बताया ना, जब को माफिया अंदर जाएगा नहीं, उसकी कमर टूट गई माफिया की। इनके टाइम से इनके पाड़े हुए सपोले थे, इन्होंने पाल रखा था, इनके टाइम के थे ये। ओमकार जी एक आरोप लगा रहे हैं, रामराजू शर्मा जी, ओमकार जी ने एक आरोप लगाया है कि कुछ बीजेपी नेताओं को फायदा पहुंचाने के लिए, उनके घर परिवार को, बच्चों को फायदा पहुंचाने के लिए इस तरह के पेपर लीक करवाए जाते हैं। ये इनके टाइम में होता था, ये इनके टाइम की घटना बता रहे हैं। सुन लीजिए ना सर, ओमकार जी सुन लीजिए, ये इस सवाल का जवाब सुन लीजिए, बताइए शर्मा जी। ऐसा ही है, इनके टाइम की बता रहे हैं, इनके टाइम में तो वो क्या नाम है, पेपर भी बदले जाते थे। उन्होंने आरोप लगाया है बीजेपी पर, आरोप लगाया है बीजेपी पर, रामराजू शर्मा जी, बच्चों का पेपर ही बदल दिया जाता था। इनके आका जी भ्रष्टाचार में ये पेपर आरोपों को नकार रहे हैं ओमकार जी, ठीक है। 72 बच्चों को नौकरी नहीं दी, बोलिए ओमकार जी, बोलिए। इनके आका की नौकरी घोटाले में। ठीक है शर्मा जी, रुक जाइए, मुस्कान, बोलिए आ रहे हो आपके पास, एक एक कर अपनी बात रखिए, आप एक कर अपनी बात रखेंगे तो बेहतर होगा, सभी से निवेदन है। ओमकार जी बोलिए, आप लौट रहे हैं आपके पास। दो सवाल पूछना चाहता हूँ, रामराजी शर्मा जी छोटे भाई हैं, जब भी डिबेट में बैठते हैं वो अध्यापकों की भर्ती की बात करते हैं। मैं इनसे बड़ी विनम्रता से पूछना चाहता हूँ, क्या कोई भ्रष्टाचार का आरोप था चौटाला साहब के ऊपर? हाँ या ना बताना, और ये ध्यान रखना अगर गलत जवाब दिया तो शेयर करोगे कानून को। दूसरा, उस समय आप कहाँ थे ये बताइए, बीजेपी कहाँ थे दूसरा, और जितने पेपर लीक हुए उनके ऊपर आपने क्या कार्रवाई करी ये बताइए आप। कार्रवाई करी है ना, उनको पकड़ के भीतर करे उनको। आप ये बताइए, भ्रष्टाचार का कोई आरोप है चौटाला साहब के ऊपर? बीजेपी कह रही है, ठीक है, बीजेपी कह रही है कि उन्होंने कार्रवाई की है, जो भी दोषी था उसके ऊपर कार्रवाई हुई है। सुखबीर जी, आपने क्या एक्शन लिया है इस तरह के मामलों में? सुखबीर जी बोलिए। ओमकार जी रुक जाइए, सुखबीर जी बोलिए। कमर तोड़ी है नकल माफिया। ठीक है रामराजी शर्मा जी, बाकी लोगों को भी सुन लीजिए, आप सुनने की क्षमता भी रखिए। ठीक है रामराजी जी रुक जाइए, बोलिए सुखबीर जी। मैं ये कह रहा हूँ मुस्कान जी, जब 2024 में नीट का पेपर लीक हुआ, उसके बाद केंद्रीय कानून बना, और फिर जिस तरह से पेपर बनाने वालों ने 2026 में पेपर लीक कर दिया, ये बार बार कांग्रेस को कोस रहे। कांग्रेस को कोसने से बात नहीं बनेगी, आपका जो ढांचा है वो ध्वस्त हो चुका है। इसके अलावा आज बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाना चाहता हूँ आपके माध्यम से, जो शिक्षा नीति 2020 है वो आज तक लागू क्यों नहीं हुई? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है राष्ट्र के लिए, राष्ट्र के युवा शक्ति के लिए। इसके अलावा नीट सहित सभी पेपर कानून बनाने के बाद भी कैसे लीक हो रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और प्रदेश सरकार
उन लीकेज को क्यों रोक नहीं पा रही है? कांग्रेस के शासन को समाप्त हुए 12 वर्ष से ज्यादा का समय हो गया, कब तक रोते रहोगे कांग्रेस के शासन को? आपकी क्या जिम्मेदारी है जब निरक्षर प्रधानमंत्री, कॉम्प्रोमाइज प्रधानमंत्री इस प्रकार ये हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है सर कि इस तरह के पेपर लीक ना हो और भारत की परीक्षा तंत्र में एक बड़ा बदलाव हो, सुधार हो। सभी का फिलहाल बहुत शुक्रिया हरियाणा न्यूज पर जुड़ने के लिए, हमसे बातचीत के लिए। तो सरकार की अग्नि परीक्षा ऐसे कहा जाए तो बेहतर होगा, क्योंकि नीट की री एग्जाम होनी है। ऐसे में किस तरह से परीक्षा सफलतापूर्वक सरकार करवा पाती है, देखना होगा। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।